योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं और फिर इस पे आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। लेकिन 17 के पहले ऐसे नहीं था। 17 के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी। कहां जनता के लिए फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी जनता से मिलने की, कहां नौजवानों के बारे में, कहां गरीब के बारे में, कहां महिलाओं के बारे में, कहां अन्नदाता किसानों के बारे में, कहां व्यापारी और उद्यमियों के बारे में उनके पास सोच थी। पहले भी नहीं किया था और आगे भी प्रभु राम ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि अब वे कुछ कर सके। जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ये जो राजकुमार जी न्याय का पूरा मॉडल तैयार किया गया है, अब संभल जो कि जहां पे कृष्ण के एक और अवतार, माफ कीजिएगा, विष्णु के एक और अवतार, आखिरी अवतार कल की अवतार के बारे में बात होती है, अब एक्चुअली वहां पर पूरा रेसिप्रोकेशन वैसा ही दिखाई दे रहा है। अब वो तुष्टीकरण की राजनीति वाला फेज समाप्त हो गया है क्या संभल में? देखिए, योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो उन्होंने एक नया गवर्नेंस मॉडल अपना पेश किया है और कुछ लोग उससे असहमत होते हैं, लेकिन जनता उसको लाइक कर रही है। लगातार चुनावों में जिस तरह का समर्थन मिला है और जो सुधार भी आपको दिखता है लॉ एंड ऑर्डर में, बाकी चीज़ों में, उससे लगता है कि जनता समर्थन कर रही है उसका। दूसरा, हिंदुत्व का जो कोर एजेंडा है बीजेपी का, उसमें भी योगी आदित्यनाथ बाकी राज्य सरकारों के मुकाबले कहीं ज़्यादा आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें संभल भी आता है, ज्ञानवापी भी आती है और श्री कृष्ण जन्मभूमि भी आती है। तो ये लगता ही है कि अगले चुनाव के पहले इन तीनों को एजेंडा पर बहुत ऊपर लाया जाएगा। और जहाँ तक राजनीतिक चुनौती का सवाल है, तो आपने पूछा कि अखिलेश का अगला मौका भी गया क्या, तो मुझे लगता है अखिलेश के लिए चांस तब तक कोई नहीं है जब तक कि बीजेपी खुद कोई गलती नहीं करती। अगर बीजेपी कोई सेल्फ गोल करेगी तब अखिलेश के लिए चांस बनता है, अदरवाइज अगले चुनाव में कोई चांस राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से, सामाजिक समीकरणों के लिहाज से और चुनावी तैयारियों के हिसाब से किसी तरह का बनता नहीं। और जब आप कब्जा हटाकर आम जनता को ही स्टेक होल्डर बना देते हैं, नहीं, एक चीज़ है, जान लीजिए, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर में चढ़ावे का मुद्दा एक ढंग से कहिए तो समाजवादी पार्टी को अब बैकफायर कर रहा है। बैकफायर कर रहा है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि उस समय के समाजवादी पार्टी के नेताओं की जितनी तस्वीरें हैं, गोली चलवाने का वीडियो, उस समय मुलायम सिंह का वो वीडियो जिसमें कहा था कि हमें और ज़रूरत पड़ती तो हम और गोली चलवाते, फिर राम गोपाल यादव का बयान संसद में, तो ये सारे वीडियो जो है वो सब इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी जो है ब्लॉक घुमा रही है, हर जगह उसकी तस्वीरें। और ये अच्छा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके पूरे प्रदेश और गांवों तक घुमाए ताकि इनका असली चेहरा का पर्दाफाश हो सके। राहुल जी, आपका क्या मानना है? बैकफायर कर रहा है राम मंदिर वाला मुद्दा भी, और संभल में जो अभी हो रहा है? संभल की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, संभल जो है वो डायनेस्टीज और धर्म का एक इंटरसेक्शन जैसा है कि मतलब महाभारत में उसकी बात हुई है, पुराणों में उसकी बात हुई है। आपने खुद बताया कि विष्णु के जो 10वें अवतार कल की, ये प्रोफेसी है कि वो वहाँ पे होंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि वो उसकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताई, लोधी एम्पायर का वो राजधानी रही है जी। और दूसरी तरफ उसका मतलब हिंदू मैथोलॉजी में सिग्निफिकेंस है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर अगर इलीगल मस्जिदें बन रही हैं, वहाँ पर ईदगाह इलीगल है, वहाँ पर बाकी से मज़ारें इलीगल बनाई जा रही है, तो अगर सीएम के तौर पर जो योगी हैं वो उसको हटा रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, उसको सही तरीके से वो कर रहे हैं। और दूसरा, संभल जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर उस तरह से राजनीतिक तौर पर भी अगर योगी जी कर रहे हैं तो वो बहुत मतलब अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, मुझे लगता है कि राम मंदिर में चिंता ज़्यादा जो है वो बीजेपी को करनी चाहिए, जो कुछ वहाँ पे हुआ, और उसको सुधारने के लिए जो कदम वो उठा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से उठाया जाना चाहिए।
इधर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ओवैसी की आज सहारनपुर में रैली है। इसके बाद 25 जुलाई को ओवैसी मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी की उत्तर प्रदेश में एंट्री से अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ सकती है, जिस माय समीकरण के जरिए अखिलेश यादव सत्ता में वापसी का प्लान तैयार कर रहे हैं। अगर ओवैसी इसमें सेंध लगाते हैं तो अखिलेश यादव के लिए योगी के विकास और लॉ एंड ऑर्डर मॉडल को चुनौती देना आसान नहीं होगा। ये बात तो हम भी जानते हैं राजकुमार जी, जो कोर वोट बैंक है मुलायम सिंह यादव का और अब अखिलेश यादव का, वो यादव वोट बैंक है। उसमें जो भी बीजेपी को हरा दे, मुसलमान वहीं वोट देता है। तो सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर वो समाजवादी पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी जहां जहां गए हैं वहां पे विपक्षी दल का ही उन्होंने माहौल खराब किया है। बिहार से लेकर अब उत्तर प्रदेश की बात। देखिए, आपकी दोनों बातें सही हैं। एक तो चाहे मायावती की बीएसपी रही हो या मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की एसपी रही हो, इनका समीकरण हमेशा मुस्लिम वोट के साथ बनता है और मुस्लिम वोट खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में है, तो कहीं कहीं वो विनिंग कॉम्बिनेशन भी बनता है। लेकिन दो फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए। एक, जैसे आपने ओवैसी की बात कही, चाहे बिहार हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे फिर महाराष्ट्र मुंबई हो, ओवैसी मुस्लिम समुदाय के एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए वो विपक्षी दलों की चिंता बढ़ाते हैं, चाहे बंगाल में चुनाव लड़ने जाएं, कहीं भी जाएं। हालांकि बंगाल में उस तरह से लड़े नहीं और उस तरह का रोल प्ले नहीं कर पाए, उसके बिना भी ममता बनर्जी हार गई। दूसरा, तेलंगाना के बाद और कर्नाटक के बाद ये संकेत मिलता है कि मुसलमान राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की ओर लौटने लगे। तो समाजवादी पार्टी के लिए दोहरी मुश्किल हो सकती है। एक तो अगर ओवैसी आते हैं तो ये संकेत आप किन चुनावों के आधार पर दे रहे हैं, उसे समझने में और बेहतरी हो जाएगी। नहीं, आप देखें कर्नाटक में जेडीएस सेकुलर पार्टी मानी जाती थी और बीजेपी ने इसीलिए अलायंस किया था कि उनके साथ अगर अलायंस करेंगे तो मुस्लिम वोट डिवाइड होकर के कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने जेडीएस को वोट नहीं किया वहां पर और कांग्रेस को वोट किया। कांग्रेस ट्रायंगुलर फाइट होने के बावजूद वह जीत गई। ठीक। तेलंगाना में भी मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया। उसी का दबाव था अखिलेश यादव पर कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इतनी सीटें दी और कांग्रेस लोकसभा में सीटें जीत भी पाई। तो मुसलमान राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की ओर लौटना चाहता है, वही क्षेत्रीय दलों पर दबाव भी है। वो दबाव बिहार में कांग्रेस ने बनाना चाहा, आरजेडी पर नहीं बन पाया। एसपी पर वही दबाव कांग्रेस बनाना चाहती है, यूपी में बनेगा नहीं बनेगा वो देखने वाली बात होगी। कांग्रेस जो बार बार 100 सीटों की बात कर रही है विधानसभा में, उसका एक कारण यही है कि मुस्लिम वोट हमारी वजह से आपको मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर इसमें आ जाते हैं एक और प्लेयर के तौर पर तो बड़ी मुश्किल होगी समाजवादी पार्टी के लिए। अखिलेश के लिए दोहरी होगी। एक तो अगर एमवाई में से एम खिसकता है, पूरा नहीं आधा भी खिसकता है, तो जाहिर है वोट बैंक एकदम से स्लम्प करेगा और कांग्रेस का दबाव बनाने का जो बार्गेनिंग पावर है वो और बढ़ जाएगी। कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी ऐसी परिस्थिति में। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मुसलमान इस बात को जानता है कि ओवैसी कोई बहुत राजनीतिक हैसियत नहीं है। अगर यूपी में योगी को रोकना तो अखिलेश यादव ही सबसे बड़ी ताकत है वहां पर। तो मुसलमान अपना वोट ओवैसी को ट्रांसफर करके अपना नुकसान नहीं करवाएगा। वो जानता है कि ओवैसी की कोई हैसियत नहीं है। अखिलेश को ओवैसी से ज्यादा मायावती का डर होना चाहिए। मायावती एक बड़ा वहां फैक्टर है। अगर मायावती वहां पर और बड़े मुस्लिम लीडर मायावती के पास रहे, निश्चित रूप से अगर मायावती अगर प्रचार बराबर करे वहां पर, तो जो पीढ़ी है जो अखिलेश यादव का जो चला है, जो मायावती का वोट टूटकर अखिलेश यादव के पास गया, जिसके दम पर अखिलेश यादव ने 37 लोकसभा सीटें जीती और बड़ा वोट मायावती का अखिलेश के पास गया। अगर मायावती फिर वापस अगर जमीन पर उतरती है और मायावती का वोटर मायावती के पास आता है, जो लंबे समय से रहा है, तो उसमें मुसलमान भी एक बड़ा वोटर रहा है जो मायावती के साथ रहा है। तो अखिलेश यादव को डबल नुकसान होगा। एक मुस्लिम वोट भी टूटेगा और दूसरा जो उसका पीडीए का जो वोट मायावती से टूटकर उसके पास आया था वो भी उसके पास आएगा। और राजकुमार जी जो कर्नाटक का जिक्र कर रहे थे जेडीएस का, उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि भारतीय जनता पार्टी ये जानते थे कि भाई हमारे पास वोकलिंगा का वोट नहीं, हमारे पास लिंगायत का वोट है येदियुरप्पा के कारण। वोकलिंगा का अगर वोट चाहिए तो हमें जेडीएस की जरूरत पड़ेगी और उसको उन्होंने मुसलमान के कारण ही जेडीएस को बेसिकली उन्होंने वोकलिंगा वोट जो उनका है उसके लिए जोड़ा था कि भाई एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा लिंगायत और वोकलिंगा का, और उस आधार पर लिया था। वहां तो भारतीय जनता पार्टी जानते थे कि मुसलमानों का बड़ा वोट तो कांग्रेस के खाते में ही जाने वाला है।